नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान विद्युत विभाग में आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब। कौन से निगम को प्राथमिकता देनी है, खासतौर से ग्रुप 1 के जो फॉर्म अप्लाई होंगे उसमें, और अप्रेंटिसशिप को कोई फ़ायदा है कि नहीं, अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, जो पहले से निगम में कार्यरत है वितरण में खासतौर से वो उत्पादन में आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कौन कौन से निगम अप्लाई करने चाहिए, क्या केवल उत्पादन निगम तक ही सीमित रहना चाहिए, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसमें 2-4 पॉइंट अलग से है, वो मैं यही बता दूंगा। पूरा ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी उसमें सब क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन है, तो सब पता ही होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आता हूं कि किस निगम को आपको प्राथमिकता देनी है, ठीक है ना। तो शायद ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। निगम प्रेफरेंस जो है वो केवल ग्रुप फर्स्ट में ही मांगी जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले, वो जयपुर डिस्कॉम और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम यानी आरवीएनएल दोनों के लिए एलिजिबल है, जबकि सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप केवल आरवीएनएल में ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी ग्रुप फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन ट्रेड है, वो 2 जगह फॉर्म भर सकते हैं, या 2 जगह पोस्टिंग उनकी संभावना है, एक आरवीएन और दूसरा जेवीवीएन। तो माय डियर ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें बताता हूँ। अगर आपके जयपुर डिस्कॉम ही लगता है, 12 जिलों में जयपुर डिस्कॉम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आप जयपुर डिस्कॉम को ही नंबर 1 पर रखें, क्योंकि घर के पास पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। पोस्टिंग तो इन 12 जिलों में ही होनी है कहीं ना कहीं। बाद में जब कभी भी आप अपने दोस्त के साथ ट्रांसफ़र करा के म्यूचुअल वैसे आ सकते हो, नहीं तो वैसे भी ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। तो घर के नज़दीक पोस्टिंग की संभावना रहेगी। लेकिन जोधपुर डिस्कॉम में भर्ती नहीं है, अजमेर डिस्कॉम में भर्ती नहीं है, तो अगर आप जोधपुर या अजमेर से हैं, डिस्कॉम आपके लगता है, तो मुझे लगता है कि आप आरवीएनएल का चयन पहले नंबर पे कर सकते हैं। और बताता हूँ, सुनिएगा, दोनों चीज़ों में कंपैरिजन भी करें। जैसे अजमेर डिस्कॉम भले ही आपके लगता हो, लेकिन अगर आपके जयपुर की सिटियाँ नज़दीक है तो आप जयपुर डिस्कॉम को प्राथमिकता पे रख सकते हो। जैसे सीकर में, सीकर ज़िला जो है, अजमेर डिस्कॉम लगता है लेकिन जयपुर नज़दीक ही है, मतलब जयपुर के आसपास का एरिया। तो अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप ट्रांसफ़र करवा के जयपुर या उसके आसपास कहीं आ सकते हैं, तो घर के नज़दीक इसमें भी मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब मैं आता हूँ कि काम और रेपुटेशन के हिसाब से आपको किसको लेना चाहिए, तो उसमें नंबर 1 पर आरवीएनएल को ही रखना है भाई। हालांकि यहाँ पर आपको छुट्टियाँ वगैरह इतनी नहीं मिलती, जॉब का डिसिप्लिन पूरा रहता है, ड्यूटी पूरी करनी ही होती है। यहाँ भी ड्यूटी तो करनी ही होती है, लेकिन यहाँ पर एक लोकेशन पे 2 टेक्नीशियन अगर हो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसलिए आप उस लिहाज से देखें तो वितरण को पहले नंबर पे रख सकते हैं, लेकिन आरवीएनएल को अगर आप चाहें तो नंबर 1 पे रख सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। वैसे मैंने आरवीएनएल की कार्यप्रणाली पे पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है। ज़्यादा डीप में अगर आपको समझना है कि हमें आरवीएनएल में क्या काम करना पड़ता है, कैसे वेतन मिलता है, वो सब ट्यूटोरियल फिर मैं डिटेल से बोल ही चुका हूँ, तो आप वहीं देखिएगा। प्राथमिकता की बात बता रहा हूँ। जैसे आप गंगानगर ज़िले से है, हनुमानगढ़ ज़िले से है, चूरू, बीकानेर, अगर ये ज़िले आपके कहीं लगते हैं तो मुझे लगता है आरवीएनएल आपको चुनाव कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पोस्टिंग हो सकती है। आपके आसपास हाइडल्स होते हैं, हाइडल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बीकानेर में हाइडल है, हनुमानगढ़ गंगानगर में भी हाइडल पावर प्लांट है, तो यहाँ आपकी पोस्टिंग की संभावना रहती है। इसी तरह से कोटा किसी के नज़दीक है तो कोटा में थर्मल पावर प्लांट है, झालावाड़ किसी के नज़दीक है तो खाली सिंध में पावर प्लांट है, रामगढ़ जैसलमेर में पावर प्लांट है, वहाँ अगर बांसवाड़ा है तो उस हिसाब से आप आरवीएनएल को जो है वो प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन एक बात खास तौर से ध्यान से सुन लेना, निगम दोनों भरने हैं, पहले नंबर पे दोनों में से किसी को भी भर देना, दूसरे नंबर पे दोनों में से किसी को भी भर देना, लेकिन दोनों चूज करने हैं, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ दे दीजिए, या नंबर 1 पर आपने ये रखा है कि यानी ये नहीं मिला तो ये दे दीजिए।
अगर आपने एक ही निगम चूज कर लिया दोनों में से, तो फिर उस एक में ही सिलेक्शन की संभावना रहेगी, दूसरा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से दोनों को चूज करें। तो अप्लाई दोनों ही करने हैं, नौकरी तो मिले कम से कम। और अगर घर नज़दीक है और डिस्कॉम यही लगता है तो जयपुर ही चुने। और अगर आप आरविनल के आसपास पावर प्लांट आपके हैं तो ये चुन लीजिएगा। और जॉब और रेपुटेशन के हिसाब से देखो भाई, आरविनल ज़्यादा बेटर है। तो आप इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, वो देख लेना, ताकि आपको थोड़ा और पता लग जाए। अब मैं बताता हूँ कि रिजल्ट अपीयरिंग वाले या रिजल्ट का वेटिंग करने वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजल्ट चाहिए, ये ध्यान रख लेना। तो भर्ती प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती है, तो ये हो जाता है, नहीं तो कम से कम पेपर तो दो, एग्ज़ाम दो, फाइनल सिलेक्शन होता है कि नहीं वहाँ तक तो पहुँचे। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, वहाँ से स्टेप डाउन हो जाएंगे कि ठीक है जी आप आगे बढ़ो, हमारा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अभी क्यों सोचेंगे पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं, इसलिए ना ही भरूँ तो ठीक रहेगा। भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने मतलब अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, रिजल्ट जिनका नहीं आया वो। अब सुनिएगा ध्यान से, अप्रेंटिसशिप वाले कोई बेनिफिट का बात करते हैं। अप्रेंटिसशिप वालों को केवल और केवल आयु में छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी गुरुजी? उतनी ही मिलेगी जितना अप्रेंटिसशिप का टाइम है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की 1 वर्ष की है तो 1 वर्ष, और कोपा या वेल्डर वालों के 2 वर्ष की है तो आपको 2 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये भी छूट आपको उस सेम निगम में ही मिलेगी जिसमें आपने अप्रेंटिसशिप की है। जैसे उत्पादन निगम में आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपको उत्पादन निगम में छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहले ही एज क्राइटेरिया में हो तो फिर छूट लेने की ज़रूरत ही कहाँ है। तो इसका और कोई बेनिफिट नहीं है। कोई चाहे कि हमारे लिए सीट रिजर्व कर दे, ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट ने नियम जो है वो नहीं बना रखा है, ठीक है ना। तो अपीयरिंग वालों पर बात हो गई और अप्रेंटिसशिप की बात हो गई, और कौन से निगम को प्राथमिकता देनी है इस पर बात हो गई। अब मैं आ जाता हूँ कि बहुत सारे जो है ना ऑलरेडी इन सर्विस है, वो चाहते हैं कि हम क्या करें। कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं भाई, और ये वीडियो देखने के पहले अगर आप कॉल करके ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं तो बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। तो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए इन सर्विस वाले पॉइंट को काट करके शेयर कर दो जिनको आने की सोच रहे हो। देखो, पहली बात तो ये है भाई, आपको किसी भी प्रकार की नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और सोचना भी मत निगम चेंज करने की। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। आप लोगों की लगभग 2-2 साल की नौकरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब आप आ क्यों रहे हो? आप वितरण से उत्पादन में आ रहे होंगे, या कोई जोधपुर डिस्कॉम में होगा, जयपुर उसका घर लग रहा है इसलिए वो जयपुर डिस्कॉम में जाना चाह रहा होगा। तो 2 बातें सुनो पहले तो। एक तो भाई ऐसे क्रूशियल टाइम में आपको नौकरी मिल गई तो अब बाकी बच्चों को लगने दो यार, कोई तो एक जना आपकी जगह सेलेक्ट होगा ना नया। सेकंड पॉइंट आता है कि चलो दुनियादारी है, जब विकल्प मिलता है तो हम हमेशा बेहतर को चुनते हैं। यानी एक बंदे का अगर 2 जगह सिलेक्शन होता है तो वो हमेशा अपने बेटर ऑप्शन को चुनता है, भले वहाँ किसी और बच्चे का उसकी वजह से सिलेक्शन ना हो रहा हो, ये होता है। अब मैं आता हूँ इस एंड पर। भाई आपका 2 साल हो चुका है, आपको पूरा प्रोबेशन फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर देखो, भर्ती होते होते 3 साल होने वाले हैं, तो आपके 3 साल अभी कंप्लीट हुए नहीं, तो आपको पूरा का पूरा बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी वो सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। नौकरी एकदम 0 से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो ना। और इधर 3 साल होते ही आपका पहला प्रमोशन होने वाला है, वो फिर रुक गया। अब राजस्थान में कोई पे स्केल ऐसे धापता फाड़ता नहीं है, मैं लोकल भाषा बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ITA वालों का, कि कोई बात नहीं है वापस पैसे पूरे कर लूँगा, कि इधर खर्चा चलता रहेगा। नहीं, मात्र 11,500 रुपये मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से तो 30,000 के करीब पहुँचे हो, वापस इसमें आना चाह रहे हो। नहीं करना किसी भी हालत में,
कि जी उत्पादन मुझे ठीक लग रही है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ निजीकरण, प्राइवेट, हेम, क्लस्टर, इन सब से डरना नहीं है। निजीकरण, जॉइंट वेंचर, ये सब जगह चल रहे हैं। उत्पादन निगम का भी तो जॉइंट वेंचर पे चर्चा चल रही है, आपके वहाँ हेम का चर्चा चल रही है वितरण की, क्लस्टर सिस्टम ला रहे हैं प्रसारण निगम में, तो ये सब जगह चल रहा है। इसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा इन सर्विस या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पर। तो आप मस्त रहिए और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखो, पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा और अपने साथी से इतने पीछे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन सर्विस वाले तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब मैं आता हूँ फॉर्म अप्लाई करने में, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर का वो आ रहा है, तो 5 सेंटर आपसे मांगे जा रहे हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 सेंटर दे देना। और कौन सा रह गया? हाँ, उसका रह गया, सॉरी, विकलांग कोटा, फिजिकली हैंडीकेप्ड है ना, पर्सन विद फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबिलिटी बोल देता हूँ मैं। तो इनका रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन अलग अलग होता है। जैसे उत्पादन निगम में HH रिजर्वेशन, हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कि सुनने में असमर्थ हो, उनकी सीटें बहुत ज़्यादा है, तो ये बैकलॉग भी पड़ी है। तो अगर कोई सुन नहीं पा रहा है ना, तो ये आरक्षण उसी को ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग उसमें है कैटेगरी बनी हुई, तो जिसकी जितनी है उसको उस लेवल पर या उतना बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां रख लो भाई। 2 फॉर्म पर मैं अगर बात कर लूँ तो वैसे तो अगर आप 2 फॉर्म भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट वाला वो आपका मान्य होगा, पहले वाला अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, 2 फॉर्म भरोगे तो दोनों की फ़ीस देनी है। पैसे ज़्यादा है क्या? हमारे यहाँ तो 150 रुपये की टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए तुम कहते हो पैसे नहीं है। 2 फॉर्म भर करके क्यों दिमाग ख़राब करना है? करना क्या है, फॉर्म भरते समय 3-4 सावधानियाँ। पहली सावधानी ये रखनी है कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ये 4 वो चीज़ें हैं जो किसी भी सूरत में गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो गई कोई इलाज नहीं है, लास्ट तक परेशान रहोगे, ठीक है। ध्यान से सुना मेरी बात को। ख़ास तौर से कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फीस पे करते हैं। चलो नाम, फादर नेम फिर भी, लेकिन क्यों जल्दबाजी करनी है? आराम से ई मित्र वाले के पास बैठ करके फॉर्म भरवाइए। सबमिट करने से पहले 2 बार देखिए, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उसको रोको कि भाई रुक, मैंने ये देखा है कई बार बच्चे फ़ोटो यूँ चढ़ानी है, फ़ोटो उनकी टेडी अपलोड हुई पड़ी है, सिग्नेचर बोले गुरुजी मेरी जगह किसी और के अपलोड कर दिए। क्यों करती है भाई? वो फॉर्म भरने के पैसे ले रहा है। आप आराम से उसके पास बैठ करके सारी चीज़ें A to Z चेक करेंगे। नाम की स्पेलिंग तक आप चेक करेंगे। नाम में गैप है, जैसे किसी का नाम प्रेमचंद है, प्रेम और चंद के बीच में गैप है तो गैप देना ही है, ये गलतियां नहीं करनी है। तो ख़ास तौर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि इन चीज़ों में बाद में बदलाव नहीं होता। नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी सूरत में गलत नहीं होनी चाहिए। पासिंग आउट गलत भर दिया कोई बात नहीं, परसेंटेज मार्क्स गलत भर दिए कोई बात नहीं, लेकिन ये 5-4 चीज़ें ऐसी हैं जो गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद के ही देने हैं। तीसरी बात, भर्ती के पहले दिन से जितनी भी भर्ती से ज़रूरी और जुड़ी हुई और संबंधित चीज़ें हैं सबको सेव रखना है, नहीं तो बाद में मैंने परेशान होते देखा है। इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चाहिए होता है ज्वाइनिंग के टाइम, इसलिए कोई पेमेंट स्लिप, कोई एडमिट कार्ड, कोई ये कोई वो, हर चीज़ इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। और एकदम ऐसी एक्टिव नंबर और ईमेल जिस पे मैसेज आए तो तुरंत आप चेक करें, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। हालांकि गलती से अगर 2 फॉर्म आप भर देते हैं तो भी एक फॉर्म जो है आपका नया वाला रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और पुराने वाला जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन थे? कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि अदर स्टेट को एज में रिजर्वेशन मिलेगी क्या? अरे भाई क्यों मिलेगी? अदर स्टेट वाले बच्चे सारे के सारे अनरिजर्व में काउंट होंगे। आपको ना तो एज में छूट मिलेगी ना फीस में छूट मिलेगी। हाँ, जनरल की सभी सीटों पे आप फाइट कर सकते हो, ये आपके पास एक मौका रहेगा, ठीक है। और तो शायद कोई सवाल नहीं थे। मैंने एक पोस्ट डाली थी जो स्पेशल टेलीग्राम बनाया, अच्छा उसमें आप ज्वाइन हो गए क्या? आर्मिनल भर्ती से जुड़े हुए एक अलग नया टेलीग्राम बनाया है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के, उसको ज्वाइन कर लो। इस भर्ती से जुड़े हुए अपडेट वहीं डालते रहेंगे आपके लिए। तो उस पर मैंने जो है वो पोस्ट डाली थी
कि कोई सवाल है तो बता दीजिए, इस पर हम लोग जो खर्चा कर लेंगे। कुछ बच्चे भर्ती कंपनी को लेकर करते रहते हैं, तो देखो 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज़ तो सबसे बढ़िया भाई, अगर फॉर्म भर रहे हो ना, पॉजिटिव माइंड के साथ, क्लियर इंटेंट के साथ फॉर्म भरना है और मन लगा करके तैयारी करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आधे अधूरे मन से मत करना। इससे अच्छा मेरा सुझाव है कि आप फॉर्म ही मत भरना। कम से कम खुद के लिए ये तो फीलिंग आएगी ना कि मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा था, मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। लास्ट ट्राई करके देख लो, क्योंकि फिर 2-3 साल वैकेंसियों के लिए भूल जाना, 3-4 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो लास्ट अच्छे से एकदम पूरे तन और मन से, धन नहीं देना किसी को, कोई कोर्स, कोई टेस्ट, ये वो कुछ नहीं लेना। मैं हमेशा मना करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, बाकी रोकेंगे किसी को भी नहीं। लेकिन पूरे मन के साथ घर बैठ करके 6 महीने आराम से पूरे जोर शोर के साथ तैयारी कर लो, अगर कर सकते हो। अब जिनको ये लगता है ना ये तो बिक जाएगी, ये तो सेटिंग हो गई, देखो 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास इतना ही कॉन्फिडेंस है कि नहीं सेटिंग हो गई, या आपको पूरा पता है कि सेटिंग हो रही है, तो सेटिंग वाले को पकड़ाते क्यों नहीं हो? या फिर माइंड को आप ऐसे नेगेटिव न्यूज़ मत दो कि यार सेटिंग हो रही है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाइए और ट्राई कीजिए पूरे दमखम के साथ, देखा जाएगा जो होगा। तो मेहनत करना। दूसरा मैं बताता हूँ, इस बार नोडल एजेंसी आरवीएनएल है, कोई रिस्क गफलाबाजी कुछ नहीं होने वाली है। दूसरी बात, केविट पहले ही आ गए, तो कोर्ट केस के चक्करों में मत पड़ना। इन्होंने कोर्ट में केविट पहले ही दे दिया है, तो कोर्ट केस के चक्करों में मत पड़ना, पहले ही बोल दिया है, इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, कोर्ट में चले गए मतलब। दूसरी बात, आरवीएनएल नोडल एजेंसी ऐसी है कि ये हमेशा बोलते हैं कि हम चाहते हैं भर्ती साफ सुथरी और कोई लफड़ा ना और कोई कोर्ट केस में ना जाना पड़े। दूसरी बात, बड़े टाइम पर करवाएंगे। पिछली बार जो एग्ज़ाम करवाया था वो थी सातवत, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम करा रही है ना वो IBPS करवा रही है, इसलिए IBPS का लेवल थोड़ा सा हाई भी रहता है। और इनकी कुछ कमजोरियां हैं, ये लास्ट में सीधा स्कोर कार्ड शो करते हैं, आंसर की भी नहीं देते, लेकिन हो सकता है कि इस बार आंसर की देखने को हमें फिर से मिल जाए। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्री एग्ज़ाम के जितने भी पेपर थे ना 2022 वाले, वो टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए थे, वीके नॉलेज वाले पर उसी टाइम, लेकिन अब मैंने वहाँ से सारे वापस ले लिए हैं। एक एक करके आपको यूट्यूब पर उसकी क्लास करवाएंगे, और साथ ही जो नया टेलीग्राम बनाया है उस पर डेली डलवाते रहेंगे, ताकि लेटेस्ट आपको अपडेट मिले और आप उसको लेते रहें। तो प्री एग्ज़ाम वाले उस नए वाले टेलीग्राम खैर मेन चैनल को ही आप ज़रूर ज्वाइन करें, वही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बार ये कंपनी एग्ज़ाम करवा रही है, तो थोड़ा ध्यान से, और ये टाइम टू टाइम काम करते हैं, वैकेंसी ज़्यादा लेट होने की रिस्क नहीं है, संभावना नहीं है, इसलिए टाइम टू टाइम आपका काम करें। अब मैं आता हूँ गर्ल्स के लिए। देखो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ना, तो नो डाउट ग्रुप 1 में उत्पादन निगम को ही नंबर 1 पर रखें, लेकिन नंबर 2 में वितरण वाले को ज़रूर भरें, छोड़ना नहीं है। मैंने क्या कहा था, कई बार लड़कियों में आपस में कंपटीशन ऐसा होता है कि हाई स्कोरिंग ले जाते हैं वो, तो फिर स्कोर ज़्यादा हो तो यहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इस सिलेक्शन के लिए आपको दोनों निगम को ध्यान में रखना ही है, ऐसे नहीं कि केवल आरवीएनएल ही भरते हैं देखी जाएगी, नहीं। तो नंबर अच्छे हुए तो आरवीएनएल, नहीं तो कम से कम जेवीएन तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, यहीं ख़त्म करेंगे बात को। आई होप कि भर्ती से जुड़े हुए आपके हर सवाल का जवाब मिला होगा। वैसे तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, हर एक का अपना सवाल होता है, लेकिन मोटा मोटी इस वीडियो में सब कवर हुआ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत धन्यवाद।